राजनीति हमेशा दौर के लिए जानी जाती है। हर दौर के अपने नायक होते हैं। उस नायक से जनता उम्मीद करती है, जनता भरोसा जताती है, जनता उससे आकांक्षा रखती है और जो उस पर खरे उतरते हैं वो नायक से जननायक बन जाते हैं। बिहार की राजनीति में पिछले 30-40 सालों की अगर आप बात करें तो 3-4 चेहरे ऐसे थे जिससे बिहार की पहचान बनी, बिहार की राजनीति की पहचान बनी। लालू, नीतीश और रामविलास पासवान। पिछले 30-40 सालों में ये पहला मौका, पहला लोकसभा चुनाव है जब रामविलास जी इस बार हमारे बीच नहीं हैं। अब रामविलास जी हमारे बीच नहीं हैं तो उनकी राजनीति को आगे लेकर कौन जाएगा, उनकी जो विरासत थी उसको आगे कौन बढ़ाएगा, उनके विचारों को, उनके भरोसे को आगे कौन कंटिन्यू करेगा, ये एक बड़ा सवाल था। और उसके लिए हमने पारिवारिक जद्दोजहद, जो आजमाइश भी देखी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें उनके बेटे चिराग पासवान बहुत मजबूती से ये बात जनता के बीच में भरोसा कायम करने में सफल रहे हैं कि रामविलास पासवान की राजनीति के असली उत्तराधिकारी वही हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया दौर अब शुरू होने वाला है, क्या अपने पिता की तरह चिराग भी वैसे ही नायक और फिर नायक से जननायक बन पाएंगे, उनकी राजनीति क्या होगी। तो इसके लिए आज मैं आ गया हूँ पटना और मेरे साथ बैठे हुए हैं खुद चिराग पासवान जी। चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये पहला लोकसभा चुनाव है जो आप अपने पिता के छत्र छाया के बगैर लड़ रहे हैं। आपके लिए कितना मुश्किल है डिसीजन लेना, उसको एग्जीक्यूट करना और फिर जनता के भरोसे पर कायम उतरना? स्वाभाविक है, मुश्किल होता है। अभी तक जितने चुनाव मैंने लड़े, पापा हमेशा साथ में थे। उनका मार्गदर्शन था, उनका गाइडेंस था, उनके अनुभव का लाभ मुझे पार्टी को हमेशा मिलता रहा था। पहला लोकसभा का चुनाव जब वो हम लोग के साथ नहीं है, कमी महसूस होती है, उनके मार्गदर्शन की कमी महसूस होती है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ऊर्जा भी वही देते हैं। उन्होंने ही उन्हीं का ही सब सिखाया हुआ है, उन्हीं से ही सब सीखा। मेरे गुरु भी वही थे, मेरे पिता भी वही थे। उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में। जो कुछ भी आज हूँ, आज उन्हीं की वजह से ही हूँ। तो जो कुछ उनसे सीखा उसी के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी जब राजनीतिक फैसले आप लेते होंगे उसमें कई फैसले बड़े हार्ड होते हैं, जो आपको लगता होगा कि पार्टी के हित में है, पार्टी के लिए अच्छा है, चुनावी फायदा आपको मिलेगा, आगे आप जाएंगे। जब फंसते हैं तो फिर किससे सलाह लेते हैं आप? मैं सिर्फ अपने मन की सुनता हूँ और मॉम की सुनता हूँ। ये दो चीज़ें दो हैं जिनके आधार पर मैं निर्णय लेता हूँ। माई मदर, शी इज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू माई फादर। पापा भी हमेशा उनसे बहुत राय मशवरा करते थे, हर फैसला लेने से पहले उनसे संवाद करते थे। मैं भी वही करता हूँ, उनसे करता हूँ। मैं कड़े फैसले लेने से कभी मैं डरा नहीं हूँ, कभी घबराया नहीं हूँ। और ये एक चीज़ है जो मेरे पिता ने कूट कूट कर मेरे अंदर भरी थी। पापा हमेशा कहते थे, फैसले लो, तुम फैसलों की वजह से ही जाने जाओगे। कोई भी नेता अपने फैसलों की वजह से ही जाना जाता है, उसका व्यक्तित्व उन फैसलों की वजह से बनता है। वो हमेशा कहते थे कि सड़क पर उसी का एक्सीडेंट होता है जो ये निर्णय नहीं कर पाए कि उसको बाएं जाना है कि दाएं जाना है। सही गलत फैसले लो, गलत भी हुआ तो उससे तुम सीखोगे ही कुछ ना कुछ। सो ही ऑलवेज गिव मी दैट स्पेस, दैट लिबर्टी कि मैं फैसले लूँ, अगर वो गलत भी हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ अनुभव ही मुझे मिलेगा, कुछ ना कुछ मैं सीखूंगा ही। इसीलिए मैंने हमेशा फैसले लिए। 2014 में एनडीए के साथ आने का फैसला आपका उस वक्त पापा उसके लिए बहुत सहज नहीं थे, वो तैयार नहीं थे। जिस अलायंस में थे उसी अलायंस को वो कंटिन्यू करना चाहते थे, यूपीए के साथ थे, उसी में वो आगे बढ़ना चाहते थे। बट 2014 में एनडीए के साथ आने का फैसला या 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, ये तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जो मैंने समय समय पर लिए। इस बार पार्टी में मैंने 5 सीटें हैं, 5 में से 4 युवाओं को उतारा है जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे चेहरे जो कि यंग हैं, आर्टिकुलेट हैं, अच्छा बोलते हैं, पर हाँ पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं जो मैंने लिए हैं और डंके की चोट पे लिए और उनके साथ खड़ा रहूँ। उम्मीदवारों पे मैं बाद में आऊँगा। आपने फैसले की बात की कि डिफ़िकल्ट भी होता है, कई बार आप अगर वो गलत भी हुआ तो आप उससे सीखते हैं। पिता की गैर मौजूदगी में आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट फैसला कौन सा था? वैसे तो हर दिन कहीं ना कहीं उनकी कमी मुझे महसूस होती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो आपको ना कभी कभी बहुत परेशान करती हैं। अभी तक पापा मुझे सिंबल देते थे, अब मुझे कौन सिंबल देगा? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। तो ऐसे में छोटी चीज़ें हैं, दिल को छू जाती। हाँ,
उनकी कमी महसूस होती है। अभी तक हर बार उनके साथ वो सिंबल लेते हुए तस्वीर अपने सोशल मीडिया पे बहुत प्राउडली मैं डालता था। इस बार मैंने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दिया, बट मुझे सिंबल देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर उनकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है। बट फिर मैंने वही कहा कि कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ पे फैसला लेना होता है, सूझबूझ से, बहुत सोच समझ कर, रिसर्च बहुत करता हूँ, बहुत स्टडी करता हूँ चीज़ों पे, कोशिश करता हूँ कि कोई फ़ैसला गलत नहीं हो। राजनीति का विद्यार्थी हूँ, हम लोगों को सिखाया जाता है कि कोई भी फैसला हो वो राष्ट्र हित को मद्देनज़र रखते हुए लेना चाहिए, उसके बाद गठबंधन के हित को, उसके बाद आपके दल के हित को, अंत में कुछ बचे तो इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। तो ऐसे में आधार यही बनाता हूँ कि जो भी फैसला हो वो राष्ट्र हित में हो, गठबंधन के हित में हो, और स्वाभाविक है मेरे दल के हित में हो। आपके फादर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो सबको साथ लेके चलते थे, इसीलिए लोग कोई उन्हें ये कहे कि वो दलितों के राजनेता थे, ऐसा नहीं, वो दलित से कहीं ज़्यादा बिहार के और देश के नेता थे। अब वो नहीं है, आप राजनीति कर रहे हैं। मैंने देखा कि आपकी पार्टी में जब विभाजन हो गया और लोग चले गए बाहर पशुपति पारस जी के साथ, उसके बाद भी आपने 2 लोगों को अपने साथ अब आ गए हैं आपके। उन 2 को आपने एक तरह से माफ़ किया होगा, सोचा होगा कि जो पीछे की बातें बीती ताही बिसारी छोड़ देते हैं, इनको वापस ले लेते हैं। अगर आपके पास ऐसी स्थिति आती है कि आपके चाचा कल को आके आपको कहें कि चिराग, जो पीछे की बात थी वो छूट गई, हम सब एक ही परिवार, एक ही घर के सदस्य हैं, हम सब की पहचान एक है, वो है रामविलास पासवान, तो मिल के साथ काम करते, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और हम करते हैं, तो आप युवा हो, भविष्य हो, आपके नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो उनको आप गले लगा लेंगे? मैं बहुत छोटा हूँ इसके लिए, उम्र में भी, रिश्ते में भी। मैं कतई कोई नहीं हो सकता। वो उम्र में, रिश्ते में, हर चीज़ में मुझसे बहुत बड़े हैं और उनके प्रति वो सम्मान हमेशा रहेगा। मेरे पिता हैं वो, मैं उनको पिता तुल्य, मेरे पिता के जाने के बाद, और हम लोग जिस परिवार से आते हैं, हम लोग चाचा चाची ये भी नहीं बोलते, हम लोग मझले पापा, मझली मम्मी, छोटी मम्मी, छोटे पापा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, यही हम लोग बोलते हैं। तो वो मेरे पिता हैं और मैं कतई नहीं चाहूँगा, मतलब मैं अपने जीते जी मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उनका सर कभी मेरे सामने झुके या उनको कभी मुझसे माफ़ी मांगनी पड़े। मैं गलत नहीं भी हूँ, मैं हर कदम पर मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि वो रिश्ते में मुझसे इतने बड़े हैं। पर ये फैसले, मैं जिस परिवार से आता हूँ, मैं बिहारी हूँ, बिहारी परिवारों में घर के बड़े ही ये सारे फैसले लेते हैं। मैं कोई नहीं होता उनसे नाराज़ होने वाला, बट हाँ, मेरे परिवार के बड़े हैं जो दुखी हैं उनके फैसले से। जिस तरीके से ये पूरा घटना चक्र घटा, उससे वो दुखी हैं। मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरी फूआ हैं, फूफा जी हैं, ये सब लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आहत हुए। ऐसे में ये फ़ैसला इन सब को मिलकर लेना है। परिवार से अलग होने का फ़ैसला भी मेरे चाचा जी का ही था। परिवार में वापस आना है, नहीं आना है, पार्टी में वापस आना है, नहीं आना, ये फ़ैसला भी अंतोगत्वा उन्हीं का होगा। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया नहीं गया है। मैंने लंबे समय तक ये प्रयास किया, मैंने, मेरी माँ ने। मुझे याद है जिस रात ये पार्टी टूटी, माय मदर केप्ट कॉलिंग हिम, बार बार उनको फ़ोन करती रहीं कि पारस जी एक बार आ जाइए, मिल बैठ के हम लोग सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, सब हो जाएगा। उनको फ़ोन किया, मेरी चाचियों को, वो बार बार फ़ोन करती रहीं। मेरे भाइयों को उन्होंने फ़ोन किया, महीनों तक वो प्रयास करती रहीं। उनके ही दमादों को, जिनसे हम लोग के अच्छे संबंध हैं, उनको भेजती रहीं कि एक बार बातचीत हो जाए। तो हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया। जब आप सब ने भी उनसे सवाल पूछे तो जवाब आया नेवर नेवर नेवर। यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया कि सूरज पश्चिम से हो जाएगा पर चिराग से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। तो ऐसे में जाने का भी फैसला उनका था, वापस आना नहीं आना ये फैसला भी उन्हीं का ही होगा। क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि मैं हर कीमत पे चुनाव लड़ूंगा तो हाजीपुर से ही लड़ूंगा, अब वो लड़ नहीं रहे, आप वहाँ पे हैं। तो ऐसे में एक संभावना, जब एक चीज़ कट सकती है तो मान लीजिए कल को है तो, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप अकेले फैसला नहीं करेंगे, बल्कि ये फैसला परिवार की तरफ से सामूहिक फैसला होगा। अब मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। आप 2014 और 2019 दोनों बारी आप जमुई से जीत के आए। क्या ये संकेतों की भाषा है जो आप जनता को बताना चाहती, इसीलिए आप हाजीपुर सीट के लिए और हाजीपुर पे अडिग हो गए कि नहीं मैं हाजीपुर से ही लड़ूंगा, क्योंकि हाजीपुर मतलब रामविलास पासवान होता है? मैं बहुत नाशुक्रा होता अगर मेरे पिता के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियों को मैं अपने कंधों पे नहीं लेता। मुझे लगता है हर पुत्र का एक उत्तरदायित्व बनता है। हैविंग सेड दैट, यस, राजनीति में है तो हम लोग के ऊपर तुरंत परिवारवाद और नेपोटिज्म के आरोप लगाए जाते हैं, बट मैं मानता हूँ कि हर पुत्र की जिम्मेदारी होती है कि अपने पिता के जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को, उनके अधूरे सपनों को वो पूरा करे।
मैं मानता हूँ मैं अगर ऐसा नहीं करता तो ये एक अच्छे पुत्र की निशानी नहीं। मतलब हाजीपुर से अगर चुनाव नहीं लड़ते तो? अगर मैं नहीं लड़ता, हाजीपुर को मेरे पिता ने अपनी माँ का दर्जा दिया। वो जब तक रहे उनकी पहचान हाजीपुर रही, और हाजीपुर के लिए उन्होंने एक बेटा बनकर, एक सेवक बनकर उन्होंने हमेशा कार्य किया। और हाजीपुर की जनता ने भी उतना ही प्यार, अपार सम्मान दिया। 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम फॉर विनिंग बाय द हाईएस्ट मार्जिन उन्होंने दर्ज करवाने का काम किया। तो ये वो रिश्ता रहा है हाजीपुर का और मेरे पिता का, और यही वो रिश्ता मेरा भी रहा है। एक बच्चे के तौर पर पापा का हाथ पकड़कर मैं हाजीपुर जाता था जब राजनीति का र भी मुझे नहीं आता था। तो ये तमाम चीज़ें वो लगा, वो रिश्ता हाजीपुर के साथ रहा। ऐसे में मैं मानता था कि अब पापा नहीं है, कहीं ना कहीं हाजीपुर के लोग भी उस कमी को महसूस करते हैं। जिस प्रखरता से पापा हाजीपुर का नाम भारत की संसद में लिया करते थे, हाजीपुर का नाम देश विदेश में गूंजा। हाजीपुर मतलब रामविलास पासवान, ऐसा सिनोनिम हो गया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसकी कमी हाजीपुर के लोग महसूस करते थे। ऐसे में ये द्वंद था मेरे दिमाग में, जहाँ एक तरफ पिता की कर्मभूमि की जिम्मेदारी लेने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, वहीं मेरी अपनी भी एक कर्मभूमि थी जिसको 10 सालों में मैंने भी नर्चर किया था। तो ये द्वंद था, पर हाँ अंतोगत्वा मुझे लगता है एक पुत्र का धर्म मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आपके 5 उम्मीदवार, आप 5 कैंडिडेट इस बार लड़ रहे हैं। पिछली बार 6 लड़े, 6 के 6 जीते। इस बार 5 आपसे मैं पूछूंगा तो आप यही कहेंगे मैं 5 सीट पे जीत रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके 5 उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार की बहुत चर्चा हो रही है, वो शांभवी चौधरी हैं, जो अशोक चौधरी की बेटी हैं। बहुत यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। उनको टिकट आपने किस आधार पर दिया? आधार, सबसे बड़ा आधार, राजनीतिक दल में हूँ, बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और ख़ास तौर पे जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं, जब आप चुनावी रण क्षेत्र में होते हैं, तो ऐसे में प्रत्याशियों के चयन का सबसे बड़ा आधार विनेबिलिटी फैक्टर होता है। इसके लिए पार्टी के द्वारा बहुत सर्वेस कराए जाते हैं, बहुत फीडबैक्स लिए जाते हैं, बहुत तरीके के रिसर्च होते हैं। इन तमाम चीज़ों में पार्टी के विभिन्न स्तर पे इसका मंथन होता है। बिहार का हम लोग का संसदीय बोर्ड है, बिहार का कोर ग्रुप है, उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय कोर ग्रुप है। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मंथन होता है, अलग अलग नाम अलग अलग स्तर पे छनते जाते हैं। ऐसे में शांभवी एक ऐसा नाम, अच्छा मेरे लिए जहाँ विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वहीं मेरा एक अपना समीकरण है MY का, जहाँ पे लोग MY को जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। मेरे लिए MY महिला और युवा हैं। और मैं ये नया डेफिनेशन है, अदरवाइज MY कहेंगे तो लोग मुस्लिम और यादव से बात करते हैं। मेरे लिए महिला और युवा हैं, और मैं चाहता हूं कि युवाओं को राजनीति में मौका मिले आगे आने का। कई नेता हैं जो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से युवाओं को आगे आने नहीं देते। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी कई विपक्ष के बड़े नेता हैं जहां पे उनकी पार्टी से युवा छोड़ कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। हमारे प्रदेश में भी कई ऐसे युवा नेता हैं जिनको ये इनसिक्योरिटी है कि मेरे आगे कोई दूसरा युवा मुझसे आगे ना निकल जाए। ये इनसिक्योरिटी मुझे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए युवा सामने आए, और ये वो तस्वीर है भाई जो मैं चाहता हूँ भारत की सामने आए। कल को जब शांभवी चौधरी भारत की संसद में जाकर बिहार के मुद्दों को उठाएंगी, सोचिए वो बिहार की खूबसूरत तस्वीर सामने आएगी। राजेश वर्मा जब जाके बिहार के इश्यूज़ को उठाएंगे, अरुण भारती जब जाकर बिहार के विषयों को उठाएंगे, या चिराग पासवान, ये वो युवा चेहरे हैं जो जब बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे, बिहार की वो अपराध और भ्रष्टाचार वाली छवि को ये लोग दूर करने का काम करेंगे। ऐसे में महिलाओं का मैंने जिक्र किया, 2 महिला प्रत्याशी भी हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी हम लोगों ने पारित किया, 33% की हमने बात की, मैंने 40%। 5 में से मेरी लिमिटेशंस हैं, 5 में से जितना कर पाए मैंने किया। 2 महिलाओं को, वीना जी लड़ रही हैं वैशाली से, और शांभवी तो है ही समस्तीपुर से। लेकिन आपके ऊपर आपके पार्टी के ही लोगों ने, कई लोगों ने आरोप लगाया कि पैसे दे के टिकट ले लिए, और कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ भी दी। तो उन लोगों को आपने क्या समझाया, क्या कहा? वो इस बात से क्या इनसिक्योर हो गए कि यंग आदमी, यंग लड़की आएगी, चुनाव लड़ेगी तो उनकी राजनीति पीछे छूट जाएगी, इसलिए विरोध था या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात इनसिक्योर होने की नहीं है भाई, उनकी नाराज़गी स्वाभाविक है। देखिए, जब कोई किसी दल के साथ लगा रहता है तो उसकी अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है कि ये दल हम लोगों को मौका देगा, चुनाव लड़वाएगा। हर कोई राजनीति में उम्मीदें होती हैं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और कतई मैं महत्वाकांक्षाओं को गलत नहीं मानता। इंसान जब तक महत्वाकांक्षी नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। ऐसे में उनकी भी महत्वाकांक्षाओं का मैं सम्मान करता हूं। जो लोग मेरी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, संघर्ष के दिनों में मेरे साथ रहे, उनकी उम्मीदें थीं कि मौका आएगा तो हम लोग को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। पर ऐसे में मेरी भी सीमाएं हैं। 5 सीटों पर मैं 50 लोगों को
को समाहित मैं नहीं कर सकता। और ये सवाल कि ये ही क्यों, ये हर प्रत्याशी के वक्त आएगा। मैं किसी को भी टिकट दूंगा, ये सवाल आएगा ही आएगा कि यही क्यों, यही क्यों। तो ऐसे में जब आपके सपने कहीं ना कहीं टूटते हैं तो वो दुख होता है, और वो दुख आक्रोश में बदलता है। और वो आक्रोश में आप इस तरीके की बातें आप नेतृत्व के बारे में, पार्टी के बारे में आप कहते हैं, बट मैं पूर्णतः उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, बट मेरी सीमाएं थी, मैं नहीं कर पाया। विधानसभा चुनाव में आप 135 के करीब सीटों पर लड़े, लेकिन आपके सिर्फ एक कैंडिडेट जीत पाए, लेकिन वोट परसेंट आपका बड़ा सिग्निफिकेंट था। लगभग 6% वोट आपको मिले, और शायद आपने पहले कहा था कि 14-15% पर तो आजकल लोग मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। इस बार के चुनाव में आपको लगता है कि आपका वोट परसेंट ज़्यादा होने वाला है? डेफिनेटली यस, ज़्यादा होने जा रहा है। जिस तरीके से पार्टी का जनाधार हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। मैं अगर 2020 की बात करूं भाई, वो एक दौर ऐसा था जहां पे लंबे समय से मैं बिहार की राजनीति से दूर था। कोरोना का काल चल रहा था, लंबे समय से लॉकडाउन लगा हुआ था। उसके बाद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनकी तबीयत ख़राब थी। लगभग 3 महीने के करीब वो अस्पताल में थे। वो एक ऐसा दौर था जहां मैं पटना एक दिन के लिए भी बीच में नहीं आ पाया था। तो ऐसे में तुरंत, और जब उनका निधन हुआ, पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका था। ऐसे में बिना किसी तैयारी के, बिना किसी ज़मीनी पकड़ के हम लोग सीधा चुनावी रण क्षेत्र में उतरे। मुझे याद है मैं पापा को लेकर आया था उनके अंतिम क्रिया को लेकर, और उसके तुरंत बाद मैं चुनाव में उतर गया था। तो ऐसे में वो दौर ऐसा था जब लोगों के बीच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नया था। लोग उसको इतना जान नहीं पाए थे, पहचान नहीं पाए थे। उसके बावजूद ये 6% लोगों ने जिस मजबूती से पार्टी का उस वक्त समर्थन किया, मैं मानता हूँ तब से अभी तक पिछले 2.5-3 साल में बहुत परिस्थितियाँ बदली हैं। मैं घर घर तक मैं पहुँचा हूँ, हर गांव तक मैं गया हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आप अभी उसकी बात कर रहे हैं, जो जन आशीर्वाद, आपने आशीर्वाद यात्रा जो निकाली थी, उस वक्त की आशीर्वाद यात्रा और अभी आप जाते होंगे कैंपेन करने के लिए, अब जो लोगों से मिलते हैं, क्या डिफरेंस है, आपको क्या दिखाई देता है? वही मैंने कहा कि जनाधार में जिस तरीके का एक उछाल देखने को मिला है, जिस भारी संख्या में, एंड आई कैन से दिस प्राउडली, क्योंकि मैं जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, मैं दलित बिहारियों की, मैं अगड़ा बिहारी की, मैं पिछड़ा बिहारी की, मैं हिंदू बिहारी, मैं मुस्लिम बिहारी की मैं बात नहीं करता। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ, समावेशी विकास की मैं बात करता हूँ। और ये तस्वीर मुझे खुशी देती है जब मेरी सभाओं में मैं जातियों से उठकर, मैं सांप्रदायिकता से उठकर, जब मैं अपनी सभाओं में, जब मैं लोगों की भीड़ देखता हूँ, मेरी सभाओं में मुसलमान भी आते हैं, अगड़ी जाति के भी आते हैं, पिछड़ी जाति के भी आते हैं, दलित भी आते हैं, हर समाज के लोग मेरी सभाओं में आते हैं। और मुझे यही वो तस्वीर है बिहार की जो मैं देखना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमें जातियों में बांटा जाता है, हमें धर्म में बांटा जाता है, अब तो क्षेत्रवाद में भी बांटा जाता है। कितनी जगह लोग बोलते हैं अरे ये बिहारी है तो ये बहारी है। कौन है बहारी? कोई बहारी नहीं है भाई, हम सब बिहार के लोग हैं। और उस बिहारी को बिहारी दृष्टि से देखना ज़रूरी है, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करता है। आपको जैसे मैं देख रहा हूँ, बिहार की एक अमूमन छवि जो बिहार से बाहर, चाहे वो दिल्ली हो या देश के किसी हिस्से से अगर आप देखिए, तो एक दूसरी छवि। आप एकदम बिल्कुल जो नए ज़माने के का जो कोई युवा हो सकता है, आप जीन्स पहनते हैं, कुर्ता उसके ऊपर पहनते हैं, हाथ में इतने धागे, और आपकी भाषा भी बहुत संयत है। भाषा ही नहीं संयत है, बल्कि बॉडी लैंग्वेज से जो कुछ भी आप कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा दिल्ली बैठ के या बाहर में बैठ के कहेगा अनलाइक बिहारी लगता है। उसके बावजूद आप देखते जो यहाँ की सभाएं होती हैं, उन सभाओं में भी हमने देखा कि आपके माँ के प्रति गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया। आपको कैसा लगता है? क्या आपने कभी तेजस्वी यादव से, आपके तो वो मित्र जैसे रहे होंगे, भाई जैसे रहे होंगे, कभी बात हुई कि ये क्या कर रहे हो यार? मैंने उनको पत्र ज़रूर लिखा इस विषय को लेकर, और मेरे लिए, मैं पुनः दोहराता हूँ, नाराज़गी, आक्रोश से ज़्यादा ये दुखी करने वाला विषय था। क्योंकि उस मंच पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे हमेशा मैंने अपना छोटा भाई माना। तेजस्वी वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने मेरे परिवार को इस तरीके से गाली दी गई। पहली बात तो मैं सभ्य समाज में गाली गलौज जैसी भाषा का कहीं कोई स्थान नहीं है। मैं मानता हूँ आप मर्यादित शब्दों में कड़े से कड़ा विरोध आप दर्ज करा सकते हैं। भारतीय भाषाओं के शब्दकोश इतने विस्तृत हैं कि आपको हर वो खूबसूरत शब्द मिल जाएगा अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा, हर भारतीय भाषा की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार में हूँ, भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, कोई भी भाषा, आपके पास वो शब्द हमेशा रहते हैं जहाँ पे आप कड़ा विरोध, कड़ी आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं बिना गाली गलौज का इस्तेमाल किए हुए। ऐसे में दुख मुझे इस बात का था कि जिस तरीके से उनके सामने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया और वो खामोश रहे।
और बाद में जिस तरीके से उन्होंने लीपापोती की कि ऐसी बातों को तूल नहीं देना चाहिए, मैंने सुना नहीं, सिंपल सी एक लाइन थी कि ऐसी बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरीके से उन्होंने संरक्षण किया, मुझे चिंता मेरी डिफेंड कर बढ़ती रहे है। थे। डिफेंड कर रहे थे। मेरी चिंता इस बात को बढ़ती है कि वो एक ऐसी मानसिकता को डिफेंड कर रहे हैं जिस मानसिकता ने तेजस्वी के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी। सोचिए वो मानसिकता उस गांव में जब वो जाएगा तो वहाँ की महिलाओं के साथ वो कैसा बर्ताव करेगा। ये कहीं ना आरजेडी कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। 90 का दशक इसीलिए जंगल राज के तौर पे जाना जाता था, जब पलायन सभ्य समाज का हर व्यक्ति धीरे धीरे बिहार को छोड़कर उस दौर में चला गया, जिस दौर में लाठी को तेल पिलाया जाता था, दबंगई दिखाई जाती थी। कहीं ना कहीं जब वो आहट सुनाई देती है तो ये बिहार और बिहारियों के लिए चिंता का विषय बनता है। इसी कारणवश मैं दुखी भी था। आपको जैसे ही मतलब चिराग का नाम आता है तो हर कोई एक शब्द हमेशा याद करते हैं कि मोदी के हनुमान। आप सालों से कहते रहे और आपकी पेशेंस की दाद देनी होगी। आप 2020 में अकेले लड़े, उसके बावजूद भी आपने रास्ता अलग नहीं किया। अब आपके दिल में वो प्रकट हुए और दुनिया देख रही है कि हाँ आप वाकई जो है इस तरह से। आप ये बताएं, कभी आपको निराशा नहीं हुई कि यार बहुत दिन हो गया, चलो छोड़ देते, ये बहुत भक्ति कर ली, भक्ति में मेरी शायद शक्ति की कुछ कमी रह गई, आगे देखते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसी भक्ति ही क्या जो समय के साथ बदल जाए। और मैं क्योंकि खुद पूजा पाठ में भी काफ़ी यकीन रखता हूँ, मैं मानता हूँ, हाथ में इतने सारे धागे आपने बांध रखे हैं। मैं मानता हूँ धैर्य, संयम ये एक ऐसी कुंजी है जो हमेशा आपको आगे लेकर जाएगी। बचपन से स्कूलों में हमें सिखाया जाता था, बच्चे उस वक्त समझ नहीं पाते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। ये एक बहुत बेसिक लाइन है जो मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड से ही हम लोग को सिखाई जाती है। और जितनी बेसिक ये लाइन है उतना ही महत्व इस लाइन का है। मैं मानता हूँ सब्र, धैर्य, संयम से काम लेना आपको किसी भी क्षेत्र में आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। जहाँ तक रही बात मेरे हनुमान होने की, फिर वही मैंने कहा कि ऐसी भक्ति ही क्या जो समय के साथ बदल जाए। और ये वो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ मेरा हमेशा रहा है जो शायद दुनिया कभी समझेगी नहीं। गाहे बगाए अब जब प्रधानमंत्री उसको एक्सप्रेस करते हैं तो लोग अब समझने लगे। जब वो मुझे गले लगा लेते हैं, मुझे अपना छोटा भाई कहते हैं, तो शायद लोग अब समझने लगे। बट ये वो रिश्ता है जिसकी मर्यादा हमेशा मेरे प्रधानमंत्री ने रखी, मैंने रखी। मुझे नहीं लगता कि रिश्तों को हमेशा प्रत्यक्ष रूप से एक्सप्रेस करके ही उसके मायने होते हैं। हर उस अप्रत्यक्ष जगह पर मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े थे जब मुझे उनकी ज़रूरत थी। भले मुझे ताने लाग दिए गए हों कि बड़ा हनुमान कहता था, क्या हुआ, वन साइडेड लव है, एक तरफा समर्पण है, सब ताने दिए गए। पर हाँ, आज मेरे प्रधानमंत्री ने मेरे साथ खड़े होकर उन तमाम सवालों के जवाब दिए। मतलब मोदी जी से जैसा आशीर्वाद, जैसा प्यार, जैसा अपनापन आपको चाहिए था, आज जब आप बैठे हो तो आपको लगता है वो आपको हासिल हो गया? बिल्कुल, पूर्णतः। अब मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ। आज आप दिल्ली की राजनीति, मतलब लोकसभा चुनाव हो रहे तो जाहिर सी बात है दिल्ली की बात होगी। आपके फादर भी हमेशा दिल्ली की राजनीति करते रहे। चिराग पासवान की राजनीति क्या होगी, बिहार या दिल्ली? मैं बिहार हूँ और बिहार ही कारण रहा मेरा राजनीति में आने का। अगेन कमिंग बैक टू द फैक्ट, नेपोकिड कहा जाता है, बट येस आई ट्राइड एन ऑल्टरनेट प्रोफेशन। में गया था मूवीज़ में काम करने, नहीं हुआ, क्योंकि ये राजनीति एक सहजता से मैंने बचपन से देखी, जो सीखी, जो जानी, जिसको मैंने पहचाना। ऐसे में पर जब मैं मुंबई में जब मैं काम कर रहा था, मैंने देखा किस तरीके से कुछ क्षेत्रीय दलों के द्वारा वहाँ पर बिहारियों को अपमानित किया जाता था, लाठी चलाई जाती थी, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था। उस वक्त मैंने निर्णय लिया था कि वापस अपने प्रदेश जाऊंगा और बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार की खोई हुई अस्मिता की लड़ाई लड़ूंगा। और बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज भी जब विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो मेरे प्रधानमंत्री माँ महिम के द्वारा दिए गए रात्रि भोज पर जिस जगह पे तस्वीर खिंचवाते हैं उसके बैकड्रॉप में नालंदा यूनिवर्सिटी होती है। महापुरुषों की धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, गौतम बुद्ध की ये धरती है, भगवान महावीर की धरती है, मेरी माता सीता की ये धरती है। अयोध्या पे हम लोग गर्व करते हैं। मैं चाहता हूँ उतना ही भव्य मंदिर मेरी माता सीता का यहाँ पे हो। एक से एक जयप्रकाश नारायण जी की ये धरती है, कर्पूरी ठाकुर जी की ये धरती है, ये आर्यभट्ट जी की धरती है, चाणक्य की धरती है। कितना गौरवशाली इतिहास है हम लोग का, वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा था। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ वापस आया हूँ। लोकसभा का चुनाव है, बट नज़र मेरी केंद्र पर नहीं, पूरी तरीके से बिहार के खोए हुए गौरव स्वाभिमान की लड़ाई है, तो इसीलिए बिहार में रहकर ही इसको लड़ूँ। अब चूंकि आपने बिहार की बात की, इसीलिए मैं इसी से कंक्लूड करूंगा। अगले साल यहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान 2030 की तैयारी कर रहे हैं कि 2030 में वो बिहार के सबसे सशक्त, अगर दो पार्टियां होंगी तो उसमें से एक चिराग और चिराग की पार्टी होगी। क्या ऐसा आपके मन में चल रहा है? नहीं, बिल्कुल। और हर नेता अपनी पार्टी को मजबूत करने की 2030 आप देख रहे हैं?
मैं 2025 भी देख रहा हूँ, मैं 2029 भी देख रहा हूँ, मैं 2030 भी देख रहा हूँ। मैं अगर भगवान ने उम्र दी तो मैं 2060 तक मैं देखना चाहूँगा। तो और वो विजन है मेरे पास। मैं मानता हूँ कि 5 साल में आप सब कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रधानमंत्री 10 साल के बाद आज कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर था। मेरा वो विकसित बिहार को लेकर विजन है, और मैं मानता हूँ 2047 तक जब हम लोग एक विकसित देश की ओर अग्रसर होंगे तो उसमें बिहार भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, जिसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। चलिए चिराग, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगी और हम चाहेंगे 5 में से 5 पूरा पंजाब के साथ हो। थैंक यू। थैंक यू।